हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशु शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। वह इसी के साथ हम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, या उससे उनको सम्मानित किया गया है? तो आइए, यहाँ पर हम आपको और भी ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले उनसे मैं बता दूं कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी पपुआ न्यू गिनी और फिजी की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम देश के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। यानी कि सूरीनाम देश जो है उसके राष्ट्रपति ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से हमारे प्रेसिडेंट को सम्मानित किया है। इस अवार्ड का नाम द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, यह इस अवार्ड का नाम हो जाएगा। यानी कि ये जो अवार्ड है वह सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसा कि अपने यहाँ पर भारत रत्न होता है। सूरीनाम यह देश जो है वह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी इस देश की, वह पैरा लिम्बो हो जाएगी। यह इसकी कैपिटल रहेगी। सूरीनाम, इसके जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे सूरीनाम के, यानी कि जिन्होंने इस सम्मान से सम्मानित किया है या इस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद जी होंगे। हमारे यहाँ से कई सारे और भी लोग, जैसे कि आप प्रणब मुखर्जी को ले लीजिए और हमारे मनमोहन सिंह जी, ये सब लोग भी सूरीनाम की यात्रा पर पहले जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी अवार्ड से सम्मानित उस वक्त नहीं किया गया था। सूरीनाम जो देश है वह भी ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम हुआ करता था, या इनकी कॉलोनी हुआ करता था। 1975 में सूरीनाम इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अभी हाल ही में सूरीनाम स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है, या उसका नाम किया जाएगा अहिल्यानगर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर अहिल्यानगर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही में 31 मई को इन अहिल्याबाई होलकर जी, जो कि होलकर डायनेस्टी या होलकर राजवंश से बिलोंग करती हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 31 मई को। इसी दिन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया जाएगा। यह ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यह इनका जो जन्म है वह अहमदनगर में ही हुआ था, अहिल्याबाई होलकर जी का, और इन्होंने
और ये जो अहिल्याबाई होलकर हैं वह मराठा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इन्होंने मध्य प्रदेश की स्थापना की थी। पहले मध्य प्रदेश को माहेश्वर के नाम से जाना जाता था। माहेश्वर के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश को। इन्होंने ही यानी अहिल्याबाई होलकर ने मध्य प्रदेश की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर अब अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया जाएगा। अहिल्याबाई होलकर जी का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, यह सपना भी अहिल्याबाई होलकर जी का ही हुआ करता था, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में इसको पूरा कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जो सीएम प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे वह एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। और अभी हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस या महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर ही अभी हाल ही में नमो स्कीम को शुरू किया गया है। यहाँ पर दिव्यांग पार्क की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र एक ऐसा पहला देश का राज्य बन गया है जहां पर दिव्यांग जन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट को भी बनाया गया है। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर ही एक भिवंडी नाम का विलेज है, जो कि पूरी तरह से 0 कार्बन एमिशन वाला विलेज बन गया है। इंडिया का टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2070 है। अभी हाल ही में यह खबर भी आई है कि 2027 तक जो डीजल वाहन है या डीजल व्हीकल्स हैं उनको बैन किया जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो कि भीमराव अंबेडकर जी का है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, इसे महाराष्ट्र के अंदर लातूर में लगाया गया है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो इंटरनेशनल क्रूज सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। क्रूज एक पानी का जहाज टाइप ही होता है, लेकिन उसके अंदर सारी सुविधाएं, सारी सर्विसेज आपको उसी के अंदर मिलती हैं। जैसे कि बड़े रूम्स, एसी रूम वगैरह होते हैं, यहाँ पर प्लेग्राउंड और एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ, सारी सुविधाएं यानी कि आपको इस शिप पर ही मिल जाती हैं। उसे क्रूज कहा जाता है। तो भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज यह कहाँ से और कहाँ तक के लिए रवाना किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर सबसे पहले हो जाएगा कि यह श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। और इसका जो रूट हो जाएगा वह सबसे पहले तो यह चेन्नई जाएगा, चेन्नई से अंडमान, उसके बाद लक्षद्वीप और फिर पुदुचेरी, और पुदुचेरी से होते हुए यह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर जाएगा। इसमें जो पैसेंजर्स को ले जाने की कैपेसिटी है वह लगभग 3000 पैसेंजर इसके अंदर आ सकते हैं। और इसका जो फेयर है, इसका जो किराया है, वह एक आदमी का 88,000 रुपए किराया रहेगा।
और यह जो क्रूज है आपको चेन्नई से श्रीलंका तक की और वापस आने में लगभग 3 दिनों की यात्रा यह कराएगा। इसको सबसे पहले इंडिया से श्रीलंका के लिए लॉन्च किया गया है और इसी के साथ जो शिपिंग मिनिस्टर हैं यानी कि सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने और भी कहा है, यह अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले समय में इंडिया से थाईलैंड और इंडिया से म्यांमार के लिए भी क्रूज को चलाया जाएगा। यह इंडिया से मालदीव और इंडिया से थाईलैंड के लिए क्रूज को लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। शिपिंग मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा के अंदर। डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा में चांदीपुर नाम का एक आइलैंड है। ओडिशा में यहीं पर जो भी मिसाइल्स का टेस्ट फायर किया जाता है वह चांदीपुर में ओडिशा में ही किया जाता है। लगभग जो मिसाइल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है और जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनकी रेंज कम होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वह पैराबोला शेप बनाकर टारगेट को हिट करती हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल डायरेक्ट अपने टारगेट को हिट करती है। इंडिया के पास 2 क्रूज मिसाइल्स हैं। नंबर 1 निर्भय और नंबर 2 दूसरी जो क्रूज मिसाइल हो जाएगी वह ब्रह्मोस रहेगी। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और प्रेजेंट टाइम में ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है वह इंडिया फिनलैंड को भी ट्रांसफर कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। यह आपको ओडिशा का मैप दिखाई दे रहा होगा। अभी हाल ही में ओडिशा में बालासोर में एक काफी बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ओडिशा दिवस उत्कल दिवस के रूप में जाना जाता है, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर सीएम नवीन पटनायक जी रहेंगे। ओडिशा को पहले कलिंगा के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह भुवनेश्वर रहेगी। इसका जो कोस्टल लाइन है उसे भी उत्कल कोस्ट के नाम से ही जाना जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पर जगा मिशन को यूएन हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित अवार्ड दिया गया था। ओडिशा के अंदर मो घर योजना को लॉन्च किया गया है और यहाँ पर जल संरक्षण के लिए छाता योजना इसको भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कपिलेश्वर टेम्पल एक है जो कि भगवान भोलेनाथ को डेडिकेटेड है, वह उसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिए जाने की मांग करी जा रही है। यहाँ लिंगराज टेम्पल स्थित है ओडिशा के अंदर और जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ओडिशा के अंदर बाली जात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है, राजा पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने हाल ही में एटीएम से यूपीआई के द्वारा नगद सुविधा को शुरू किया है? यानी कि अब आपको
यूपीआई के थ्रू जैसे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसी तरह है। अगर आप एटीएम में जाते हैं और आपके पास कार्ड नहीं होता है तो यूपीआई के थ्रू आप कैश को निकाल सकते हैं। इस सुविधा की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा करी गई है। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट एसबीआई ने लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एटीएम से कैश का ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई सर्विस को भी शुरू किया है। यानी कि जैसे कि आप कोड बारकोड को स्कैन करेंगे और जितना भी अमाउंट आपको चाहिए अब आप वह कैश के रूप में एटीएम से निकाल सकते हैं अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात हो जाएगा और इसके जो हेड हो जाएंगे या सीईओ हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम में वह देवदत्त चंद हो जाएंगे। इसकी जो टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की वह इंडियाज इंटरनेशनल बैंक रहेगी। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक यह इसकी टैगलाइन हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्रेजेंट टाइम में आपको यह भी बता दूं मैं कि अभी हाल ही में आरबीआई ने इंडिया की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की वह 7% बताई है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक या डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल की जो कैपिटल हो जाएगी वह ईटानगर रहेगी। यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज को डेवलप किया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए परशुराम कुंड इसको भी बनाया जा रहा है। अरुणाचल में ही नामदफा नेशनल पार्क स्थित है जिसमें कि फ्लाइंग स्क्वेरल पाई जाती है यानी उड़ने वाली गिलहरी इस नेशनल पार्क में आपको मिलेगी। अरुणाचल जो है वह नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और इसका जो इसे राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्री हिस्टोरिक ढालपुर शिव टेम्पल का इनोग्रेशन किसके द्वारा इनोग्रेशन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर आसाम हो जाएगा। यानी कि पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन आसाम के अंदर किया गया है। आसाम के अंदर अभी कामाख्या मंदिर कॉरिडोर को भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर अभी हाल ही में अम्बुबाची मेला का आयोजन भी शुरू हो गया है। असम की जो कैपिटल हो जाएगी वह दिसपुर रहेगी और यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वह हेमंता शर्मा जी हो जाएंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क भी असम के अंदर बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर हाल ही में थर्ड नंबर के खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में भी किया गया था।
यहाँ पर बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू फेस्टिवल जो है वह साल में 3 बार असम के अंदर मनाया जाता है। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से आसाम तक की इसको चलाया गया है। सिलहट सिलचर फेस्टिवल का आयोजन भी असम के अंदर किया गया था। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।